गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आपको पता है इस समय मैं आपको साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। और आज इसका दूसरा पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बच्चों जो तैयारी है आपकी ये पीएम यशस्वी योजना के लिए है, ठीक है। जो छात्रवृत्ति योजना है पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना, साथ ही साथ जो श्रेष्ठ स्कीम है, ठीक है, जो श्रेष्ठा एनटीए का है, ठीक है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हूबहू बच्चों ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में बच्चों जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप अगर उससे ज्वाइन कर लेते हैं तो आपकी और बेहतर तैयारी हो पाएगी क्योंकि फॉर्म अभी आने में काफ़ी समय है। इसलिए मैं बच्चों धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ मैंने गणित के कई वीडियोस भी डाले हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। और जो राष्ट्रीय आय के प्रश्न हैं एनएमएस के, वो भी अगर आपने पूरे नहीं देखे हैं तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके लिए साबित होंगे। और बच्चों मैंने इसका ओरिजिनल पेपर भी दिखाया हुआ है श्रेष्ठा और एनटीए का, साथ में सिलेबस और एलिजिबिलिटी कौन दे सकता है, तो उसके लिए भी आप वीडियोस देख लीजिएगा। आपके कमेंट में देखता हूँ कि सर क्या मैं दे सकता हूँ, और कुछ बच्चों ने एज रिलेटेड भी पूछा है, तो उसमें मैंने 2 बार बताई इस डेट और इस डेट के बीच में अगर आपकी जन्मतिथि आ रही है तो आप उसको भर सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए क्योंकि हर एक प्रश्न का फिर मैं भी जवाब नहीं दे पाऊंगा जिस प्रश्न का मैंने ऑलरेडी उत्तर बताया हुआ है बच्चों, ठीक है। आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। टॉपिक है कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। अब देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, कई चीज़ें इसमें समझ के भी हमें चलनी पड़ेगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल वाइन एंड एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को बच्चों विनेगार कहते हैं, सिरका कहते हैं, तो आप घर में भी कई बच्चों के होगा। तो बड़े स्तर पे बच्चों अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन इन नेचुरल सुगर्स present in grains like barley, wheat, rice and crushed fruit juices। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो ये प्राकृतिक तौर पे आप जब भी देखिए आटा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, हमें मीठापन हल्का लगता है, या चावल खाते हैं तो उसमें जो शर्करा प्रेजेंट होती है, नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है, उसी को ईस्ट क्या करता है, अल्कोहल में बदल देता है। अब देखिए एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि कई उदाहरण इसके इंपॉर्टेंट भी हैं। टेक अ 500 बीकर फिल्ड विथ अप टू 3/4 ऑफ वाटर, डिजॉल्व 2 to 3 स्पून ऑफ शुगर इन इट। एक आप बीकर ले लें, उसमें पानी डाल लीजिए, कुछ चीनी डाल लीजिए, ठीक है, ये बताया हुआ है, ठीक है। एंड ऐड अ हाफ स्पून, आधा चम्मच आपको ईस्ट का पाउडर मिला देना है शुगर सॉल्यूशन में, और 4 से 5 घंटे छोड़ देना। तो आप इसको स्मेल कीजिए, स्मेल किस चीज़ की आएगी, देखिए दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, यानी कि किण्वन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि किण्वन की परिभाषा कई बार आती है, बस हम इसको पढ़े नहीं रहते हैं, समझे नहीं रहते हैं, इसलिए सवाल हम आसान सा नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए यह जब भी होगा आप सूंघेंगे ईस्ट को डालने के बाद, तो यह गंध जो आप सूंघेंगे वो अल्कोहल की गंध होगी, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन कहलाती है अथवा फर्मेंटेशन। तो दोनों का आप याद कर लीजिएगा, किण्वन और फर्मेंटेशन। अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसने ये खोज की, तो ये देखिए लुईस पैस्चर हैं, ठीक है, इन्होंने किण्वन की खोज 1857 में की थी। तो डेट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, इस प्रोसेस की खोज जो है लुईस पैस्चर ने की थी। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेडिसिनल यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि औषधीय जो उसके उपयोग हैं सूक्ष्म जीवों के, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। Whenever you fall ill, the doctor may give some antibiotic tablets, capsule और injections such as of penicillin। अब देखिए यहाँ पेनिसिलिन की बात आई है, पेनिसिलिन के प्रश्न कई बार आते भी हैं। तो जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो भाई डॉक्टर कई भी दवाइयाँ देता है, तो उसमें एक पेनिसिलिन भी रहता है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो देखिए जो इस औषधीय जो पाई जाती है, इसका जो सोर्स है जहाँ से, वो सूक्ष्म जीवों से ही पाया जाता है। द देखिए फिर है दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। अब ध्यान दीजिए एंटीबायोटिक्स क्या है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये देखिए बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, ठीक है, और
उनकी वृद्धि को भी रोक देता है। इस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक। ठीक है, मैंने यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दिस डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब देखिए इस समय जो है जीवाणुओं और कवक से बहुत ढेर सारे एंटीबायोटिक्स बन रहे हैं। इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और सम ऑफ द एग्जाम्पल। ये तीनों एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में भी इसको ऐसे ही कहते हैं बच्चों, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो इनका उपयोग जो है प्रति जैविक के रूप में, एंटीबायोटिक्स के रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा प्रतिजैविक क्या है? जो कि या तो उसको माइक्रो इसको मार दें, जीवाणुओं को मार दें, या तो उनके ग्रोथ को उसको रोक दें। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, जिसने कि पेनिसिलिन की खोज की थी। ये देखिए was Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria. Suddenly he found the spores of a little green mold in one of his culture plates. He observed that the presence of a mold prevented the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this the mold penicillin was prepared. अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने क्या हुआ, संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु के वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु जो है फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो देखिए एक घटना चक्र था जिससे कि पेनिसिलिन पहली जो एंटीबायोटिक है उसकी खोज की गई। अब देखिए जो इस तरह के ये जो हमने नाम लिया था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इथ्रो आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो इनका कहाँ से निर्माण किया जाता है? कवक और जीवाणुओं से किया जाता है। ठीक है, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू क्योर अ वेराइटी ऑफ डिजीजेस। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक्स एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। अब ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा कि ये एक तो देखिए इसका जो उपयोग है वो कई विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये पशु आहार एवं कुक्कुट आहार मतलब मुर्गियों का जो होता है में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्मजीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों में रोग नियंत्रण में भी किया जाता है। अभी हम पौधों के रोगों को भी आगे चल के पढ़ेंगे, कौन कौन से रोग इनके जरिए होते हैं। परीक्षा में बच्चों ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया हुआ है कि अनावश्यक रूप से हमें कोई भी एंटीबायोटिक खरीद के नहीं खानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे हमारा नुकसान भी होता है। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टीका का बच्चों, कि वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशंस। आखिर जो बच्चों को, शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? अभी देखिए कोरोना का टीका मुझे भी लगा है, तो आखिर इनको लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब देखिए व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब इंटर आवर बॉडी द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। अब ध्यान दीजिएगा, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या होता है? प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। तो एंटीबॉडीज़ यानी कि प्रतिरक्षी, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, उसको उत्पन्न करता है। ठीक है, इसी वजह से देखिए बुखार भी आता है। अगर आप बुखार आ रहा है तो जान लीजिए कि हमारा शरीर लड़ाई लड़ रहा है इस समय, उन जो बाहर से आए हैं उनसे लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, तो रोग कारक जो भी हमारे अंदर माइक्रोब्स इंटर किए हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट इंटर्स अगेन। तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर उसको याद भी रख लेता है कि अगर यही वाला अगर ये जीवाणु आ रहा है तो उससे कैसे लड़ना, उसका तरीका सीख भी जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। ठीक है, यदि मृत अथवा निष्क्रिय जीवों को स्वच्छ शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो है कि शरीर याद कर लेता है। ठीक है, इफ़ द डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन ए हेल्दी बॉडी द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। अब यहीं देखिए वैक्सीन और टीका का उपयोग होता है। टीके में जो है
वीकेंड, या तो डेड, डेड मतलब मरे हुए, वीकेंड माइक्रोब्स मतलब जो निष्क्रिय, जो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, उन्हीं को इस वैक्सीन में यानी कि टीके में डाला जाता है और फिर हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे हमारा शरीर क्या होगा, आसानी से प्रतिरक्षक या तो एंटीबॉडीज़ बना लेगा। तो इस पॉइंट को आप अवश्य समझ के रखिएगा, क्योंकि सवाल कैसे भी परीक्षा में पूछ सकता है। अभी मैं जब सवाल कई तरह के कराऊंगा तब आपको आइडिया लगेगा, हाँ इस तरह से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब ये देखिए, जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे शरीर में रह जाते हैं और हमारे जो जो जीवाणु या जो भी बीमारी वाले कीड़े हमारे अंदर आते हैं उनसे वो लड़ते हैं। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आप अब कोरोना भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी रक्षा करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार जो टीका है, जो वैक्सीन है बच्चों, वो कार्य करता है। इसमें देखिए, इसको नोट, कोलेरा आपका हो गया हैजा, ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस आपका हो गया क्षय रोग हो गया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स आपका चेचक हो गया, और हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस ही कहते हैं। ठीक है, इसको इसका वैक्सीनेशन से इसको रोका जा सकता है। अब देखिए, टीके की सर्वप्रथम खोज किसने की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, अब देखिए आप समझ गए होंगे, और आपने देखे कई बार टीवी में, साथ में अखबारों में भी पढ़ा होगा, बच्चों को बचाने के लिए पोलियो का, देखिए अमिताभ बच्चन आते हैं ना ऐड करने के लिए कि पोलियो की खुराक पिलाइए। ठीक है, तो किस प्रोग्राम के तहत है, पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत ये पिलाया जाता है। तो पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है कि पोलियो ना हो, तो पोलियो आपको पता है बहुत ही बेकार बीमारी है बच्चों, शरीर के अंग जो है काम करना, पैरालिसिस हो जाता है पैरों का, बच्चे चल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये सोचिए एक खुराक से ही, मतलब जो आप पोलियो दे दिए, इससे हमारा क्या, भारत में अब ये बीमारी हो ही नहीं रही है। ठीक है, इसके लिए देखिए वर्ल्ड वाइड कैंपेन देखिए स्मॉल पॉक्स के लिए भी चलाया गया, और पूरे दुनिया से इसी का, जो एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, वही टीका लगाया गया। ठीक है, उसी का टीका लगा के पूरे विश्व से स्मॉल पॉक्स अब होता है नहीं, छोटी माता दाई या आप हिंदी में कहते हो, कहाँ होता है। ठीक है, तो दिस डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज। तो आप देखिए बेस्ट उदाहरण कोरोना का ही है। आजकल जो है सूक्ष्म जीवों के टीकों का उत्पादन बड़े स्तर पे हो रहा है, जिससे मनुष्य एवं अन्य जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। ठीक है, अब देखिए रिसेंटली जब कोरोना आया तो इसका भी टीके को डेवलप कर लिया गया। तो देखिए कुछ चीज़ें डेवलप करने में बच्चों काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का वीडियो बच्चों। और ये अभी देखिए इसके बाद हम लोग इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, उर्वरता बढ़ाने में, ठीक है, ये मच्छर से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। हानिकारक जीवों के बारे में पढ़ेंगे, और अभी देखिए ये बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे कि किससे किससे ये बीमारी होती है, जिससे कि अधिकतर प्रश्न बनते हैं, और पौधों में भी किससे बीमारियाँ होती हैं। ये सब बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।